हेलो। ओके, सो आज फर्स्ट लेक्चर हम लोग हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग ये अकाउंट्स 2 है, जिसमें हम लोग सबसे पहले कॉस्ट शीट पढ़ने वाले। कॉस्ट नाम से ही पता चलता है आप लोगों को क्या, सो ये किसके रिलेटेड रहेगा, तो कॉस्ट के रिलेटेड रहेगा, राइट। सो कॉस्ट के रिलेटेड रहेगा, मतलब जो भी प्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं उस प्रोडक्शन के बेसिस पे रहेगा कि हाँ प्रोडक्शन कितना हो रहा है, वो प्रोडक्शन होने के लिए मुझे कितना कॉस्ट लगा, कितना कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वो सब उसी ऊपर रहेगा, राइट। सो वही देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखो, इंट्रोडक्शन कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, सो देखो इंट्रोडक्शन में कॉस्ट अकाउंटिंग इज द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग विच इज कंसर्न विथ डिटरमाइनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डूइंग समथिंग विच कैन बी मैन्युफैक्चर्ड और rendering service or even conducting any activities or functions. The objective of the cost accounting is to render detailed and useful information for the guidance to management. Cost accounting का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है, मेन मोटो क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसको सिर्फ और सिर्फ हमारे मैनेजमेंट फंक्शन को एक डिटेल्स देना है, कि एक हम लोगों को एक लिंक देना है कि हाँ हम लोगों को नॉर्मली इतना एक्सपेंसेस हो सकता है या फिर व्हाटएवर इतना एक्सपेंसेस हो रहा है, सो इसमें से हम लोग ये कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, जिससे हम लोगों को और मोर एंड मोर प्रॉफिट हो सकता है। देखो नीचे दिया भी है पर्पस डिसीजन, पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग in many areas such as determine output level में भी हम लोगों को प्रोडक्शन में भी फ़ायदा हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई वेस्टेजेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो उन वेस्टेजेस को मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत ही रेयर में कम कर सकता हूँ। सो वेस्टेजेस अगर कम होंगे तो मेरा प्रॉफिट ऑब्वियसली इंक्रीज़ होगा। डिटरमाइन द प्रोडक्ट सिलेक्शन, प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने के लिए जब भी मैं अगर प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूँ, सो वो प्रोडक्ट से मुझे प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस प्रोडक्ट से पर्टिकुलर प्रोडक्ट से मुझे प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस बारे में मुझे पता चलेगा, राइट ना। जैसे कि मैंने अभी जस्ट स्टार्टअप किया एक न्यू बिजनेस, सो वो प्रोडक्ट बनाने से, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक पेन बनाने का बिजनेस स्टार्टअप किया। मैं नॉर्मली एक छोटा सा लो लेवल कॉस्ट पेन बना रहा हूँ, सॉरी हाई लेवल पेन बना रहा हूँ। तो हाई लेवल मतलब 100-150 रुपये का एक पेन आता है, जिससे क्या हो रहा है, तो जिससे हो रहा है ये कि वो बहुत ही कम लोग परचेस कर रहे हैं ना मेरा प्रोडक्ट, बहुत ही कम लोग परचेस कर रहे हैं मेरा प्रोडक्ट, और वो कम लोग परचेस करने की वजह से मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है वो कम हो रहा है। सो बेटर वे मैं क्या करूँ उसमें, अगर मुझे अगर मुझे प्रॉफिट इंक्रीज़ करना है, सो वो प्रॉफिट इंक्रीज़ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, सेल्स बढ़ाना पड़ेगा, सेल्स इंक्रीज़ करना पड़ेगा, और वो सेल्स इंक्रीज़ करने के लिए अब मुझे उस बेसिस पे अलग से अलग प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। सो वो प्रोडक्ट सिलेक्शन मुझे करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं 2 अलग अलग कंपनीज़ का एग्जांपल मैं देता हूँ। आईफोन बहुत सारे फीचर्स लॉन्च करती है और बहुत ही महंगे फ़ोन बेचती है। वही आईफोन के टक्कर में अभी जो चल रहा है, आईफोन की टक्कर में नहीं बट गरीबों का आईफोन MI बहुत ही सस्ते दामों में वो क्या कर रहा है, मोबाइल सेल कर रहा है, बराबर। सो वो मोबाइल सेल सस्ते में क्यों कर रहा है, क्योंकि उसका जो कस्टमर है, कस्टमर सिलेक्शन वो उस रेंज के लेवल तक का है, और जो आईफोन का
सिलेक्शन है, कस्टमर सिलेक्शन वो हाई लेवल है, बराबर। सो उस बेसिस पे वो लोग अपना अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद एडिशन और ड्रॉपिंग और चेंजिंग प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन इन द केस ऑफ मल्टी प्रोडक्ट कंपनीज। कई ऐसी कंपनीज रहती है मल्टी प्रोडक्ट कंपनीज, जैसे फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर, सोप बनाती है, ये बनाती है, वो बनाती है, शैम्पू ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ बनाती है ना। सो वो कंपनी भी इसमें कॉस्ट शीट देख के ही अरे नहीं यार मुझे यहाँ पर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहा है, इस प्रोडक्ट में मुझे इनकम कम आ रही है, सो वो सोच सकती है, बराबर। सो इसीलिए हम लोगों को ये कॉस्ट शीट बनानी रिक्वायर्ड है। चलो देखते हैं आगे कॉस्ट शीट में क्या आता है। आगे कॉस्ट शीट में आता है वो हमारा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट मतलब क्या? इनिशियल कॉस्ट मतलब जो नॉर्मल कॉस्ट आता है, मतलब मुझे पेन बनाना है, सो पेन बनाने के लिए मुझे क्या क्या लगने वाला है, इंक, वो प्लास्टिक का कवर, रिफिल, नीब, बराबर। ये 4 चीज़ें नॉर्मली लगने वाली है। जो डायरेक्ट उसके ऊपर काम करने वाले वो मेरे लेबर, बराबर, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एंड छोटे मोटे खर्चे रहते हैं जो डायरेक्टली पेन उस करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ होते हैं। सो वो उन सब का जो कॉस्ट होता है उसे मैं बोलता हूँ प्राइम कॉस्ट या फिर इनिशियल कॉस्ट। देखो, ही इनिशियल कॉस्ट मेड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट दैट इज raw material, labor wages and other production related expenses is treated as a prime cost. Following is the equation for the computing the prime cost. Prime cost is equal to direct material plus मतलब जो रॉ मटेरियल हम लोग परचेस करते हैं, डायरेक्ट लेबर मतलब लेबर को जो हम लोग वेजेस पेड कर रहे हैं, मैनेजर को नहीं या फिर हमारे सेल्स पर्सनस को नहीं, क्योंकि यहाँ तक हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट बनाने के लिए जो यूज़ होता है वही ले रहे हैं प्राइम कॉस्ट। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस where direct material is calculated with the help of following formula. Direct material is equal to material purchase plus opening stock of material minus closing stock of raw material. ऐसा क्यों, ये आप लोगों को सबको पता है, फिर भी एक बार समझा देता हूँ क्योंकि आउट ऑफ द स्टूडेंट्स भी है, हमारे पुराने स्टूडेंट्स ही नहीं है, नए भी है। सो मटेरियल परचेस किया वो तो मैं अभी ये साल यूज़ करने वाला ही हूँ। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मतलब लास्ट ईयर का जो मटेरियल बचा हुआ वो लास्ट ईयर फेंक दूंगा नहीं ना, खाने में कुछ कल बच गया इसके लिए आज सुबह वो फेंक दिया नहीं ना, कुछ ना कुछ नाश्ता बना के खा लेते हैं, जैसे राइस, मसाला राइस बनाते हैं वैसे ही, तो वो भी हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे ना प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वो माइनस करते हैं हम लोग। रीज़न क्या है? सो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल नेक्स्ट ईयर यूज़ करने वाला हो ना, मुझे सिर्फ करंट ईयर का कैलकुलेशन करना है या फिर करंट सिचुएशन का कैलकुलेशन करना है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सो मेरा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस कर देता हूँ। समझ में आया? ओके, प्राइम कॉस्ट समझ में आया। हम लोगों को वर्क कॉस्ट या फिर उसी को दूसरा नाम है फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट, इन दोनों के बारे में देखते हैं। द वर्क कॉस्ट इज कैलकुलेटेड बाय समरिंग अप द प्राइम कॉस्ट विद द फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड सिमुलेटली adjusting the opening and the closing stock of work in progress. It can be determined as work cost is equal to prime cost plus factory overheads plus opening stock of WIP minus closing stock of WIP. वर्क कॉस्ट मतलब हमारे जो फैक्ट्री में और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनने के लिए टोटल एक्सपेंसेस होते हैं
गौर कीजिए, फाइनल प्रोडक्ट बनने के लिए, फाइनल प्रोडक्ट बनने के लिए जो खर्चा आता है उसे हम लोग बोलते हैं वर्क कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट। सो देखो, वर्क कॉस्ट में सबसे पहले प्राइम कॉस्ट जो हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट किया था कि मुझे जो मटेरियल लग रहा है, लेबर्स लग रहे हैं, अदर एक्सपेंसेस जो लग रहे हैं डायरेक्टली मैन्युफैक्चर करने के लिए। सिर्फ मैन्युफैक्चर करना काम नहीं है फैक्ट्री का, फैक्ट्री का बहुत सारा काम रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल रेंट रहता है, उसके बाद फैक्ट्री मैनेजर्स रहते हैं जो आपके प्रोडक्ट बनाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं बट उसके ऊपर सुपरविजन कर रहे हैं, बराबर। सो उसको डेवलप करने का काम भी उसी में आ जाता है, उस प्रोडक्ट को। तो ये सारे एक्सपेंसेस को मिला के हम लोग बनाते हैं वर्क कॉस्ट। सो प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री के खर्चे, जैसे फैक्ट्री का रेंट हो गया, मैनेजर सैलरी, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी हो गया, ये सब इसमें आएंगे। प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। लास्ट ईयर अगर मेरा कोई प्रोडक्शन हो रहा होता, आधा हो चुका है आधा बाकी है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक बैट हम लोग बना रहे हैं, क्रिकेट बैट। सो उसका नीचे वाला पार्ट तो बन चुका है, सिर्फ हम लोगों को अभी ऊपर का वो जो डंडा रहता है वो लगाना है उसके ऊपर। तो वो वर्क इन प्रोग्रेस है ना, सिर्फ उतना काम बाकी है करना। तो फेंक देंगे क्या? क्यों? नेक्स्ट ईयर आया इसके लिए नहीं फेंकेंगे। सो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वो नेक्स्ट ईयर में हम लोग ऐड करेंगे, बराबर। लास्ट ईयर में क्लोजिंग माइनस करेंगे एज अ क्लोजिंग। सो इस साल में ओपनिंग एज अ ओपनिंग ऐड करेंगे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। सेम वही प्रोसीजर। आधा बचा हुआ है तो वो फेंकूंगा नहीं, नेक्स्ट ईयर में ऐड करूँगा ना। तो नेक्स्ट ईयर उसको यूज़ करके बनाऊँगा और यूज़ करूँगा, तो फिर वो नेक्स्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP रहेगा, बराबर। ओपनिंग स्टॉक रहेगा नेक्स्ट ईयर के, बराबर। सो इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स आए थे, देखो मैंने बोला था कभी कभी डायरेक्ट मटेरियल तो नहीं लगता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पेन बना रहा था, सो पेन के ऊपर मेरे कंपनी का नाम प्रिंट करना कंपलसरी तो नहीं है क्योंकि मेरा प्रोडक्ट तो वो नहीं है, मेरा प्रोडक्ट पेन है। सो बट कंपनी का नाम प्रिंट करूँगा तभी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट होगी, बराबर। सो वो इनडायरेक्ट मटेरियल है ना, उस पेन को बनाना ही पड़ेगा ना उतना। उसके बाद इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक अलग से एक मशीनरी मुझे हायर परचेस करनी पड़ी, हायर पे करनी पड़ी। सो वो इनडायरेक्ट लेबर मतलब वो जो प्रोडक्शन के टाइम पे नहीं बट वो रॉ मटेरियल ला के देने में या फिर रॉ मटेरियल को जो फिनिश प्रोडक्ट को है उसको यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने में काम आ रहे हैं, डायरेक्टली प्रोडक्शन के लिए काम नहीं आ रहे हैं, तो उन्हें बोलेंगे इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। समझा? देखो वही समझाया हुआ है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पढ़ लेना, बाद में आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सबसे इम्पॉर्टेंट। The cost of production includes all the direct and indirect costs, including the material, labor, and other expenses. That is the production cost, factory cost, and office and or administration cost. The following formula denotes the computation of cost of production. Cost of production is equal to work cost plus administration overheads. यहाँ पर मुझे टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट चाहिए, मतलब उस प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट चाहिए। सो उसमें मैंने क्या किया, मेरा वर्क कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ऐड किया, एंड फाइनली जो इम्पोर्टेंट रहता है मेरा फाइनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, फाइनल वैल्यू उस प्रोडक्ट का कि हाँ मैं इतने प्रोडक्ट में सेल कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोला है, मतलब वो प्रोडक्ट बनने तक का कॉस्ट, उसमें मैंने ऑफिस एक्सपेंसेस भी ऐड कर लिए क्योंकि ऑफिस वर्कर भी लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे रॉ मटेरियल परचेस करना है, सो मुझे लेटर भेजना पड़ेगा, या फिर मुझे कुछ ना कुछ ये सेल कर
जैसे मुझे और कुछ मैनेजमेंट में डिसीजन लेने हैं कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है, वो प्रोडक्ट बनाना है, ये सब काम कहाँ पे होता है? एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, मतलब ऑफिस लेवल पे। सो वो ऑफिस वर्क इसके अंदर ऐड हो गया, ऑफिस एक्सपेंसेस इसके अंदर ऐड हो गया। एंड लास्ट फाइनल टोटल कॉस्ट आता है। टोटल कॉस्ट मतलब फाइनल वैल्यू। हाँ, इस प्रोडक्ट को 8 रुपये लगे बनाने के लिए। पेन मैंने बनाया, उस प्रोडक्ट को 8 रुपये लगे बनाने, जिसमें मैंने सेल्स कॉस्ट भी ऐड कर लिया, क्यों? क्योंकि अभी मुझे एक्चुअल कॉस्ट चाहिए था ना कि इतना इतना एक्सपेंसेस आ गया। सो उसमें मैंने वो भी ऐड कर लिया। एंड देन जो प्राइस आई वो 8 रुपीज़ आई, समझो एक एग्जांपल। सो उसे मैं बोलूँगा टोटल कॉस्ट। फिर उस टोटल कॉस्ट में मैं और मेरा प्रॉफिट 2 रुपये ऐड कर लूँगा, और वो प्रोडक्ट क्या करूँगा, 10 रुपये में सेल कर दूँगा। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट जो पढ़ना था वो आ चुका है, कॉस्ट शीट फॉर्मेट। सबसे पहले ऊपर मैं हेडिंग दे दूँगा, क्या है वो उसका मैंने कॉस्ट शीट ऑफ जो भी कंपनी रहेगी उस कंपनी का नाम लिखना है, फॉर द मंथ ऑफ या फिर फॉर द ईयर ऑफ, जैसे दिया रहेगा आपको कैलकुलेशन। फिर पर्टिकुलर, यहाँ पर हम लोगों को डिटेल्स लिखने की ज़रूरत नहीं। टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट एंड टोटल कॉस्ट ऐसे लिखना है। फर्स्ट आता है हम लोगों का डायरेक्ट मटेरियल, मतलब जो रॉ मटेरियल है, उसमें सबसे पहले हम लोग, ये हेडिंग है डायरेक्ट मटेरियल, ये हेडिंग है। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल उसके अंदर आएगा, प्लस मटेरियल परचेज प्लस कैरेज इनवर्ड, ये हम लोग उसके अंदर ऐड करते जा रहे हैं। क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मतलब लास्ट ईयर का जो मटेरियल बचा होगा वो, प्लस मटेरियल परचेज मतलब जो नया मैंने मटेरियल परचेज किया, प्लस कैरेज इनवर्ड। क्यों कैरेज इनवर्ड? क्योंकि अगर मैंने टीवी परचेज़ किया, समझो एक एग्जांपल, अगर मैंने टीवी परचेज़ किया, टीवी था 17,000 का, उसने बोला इंस्टॉलेशन चार्जेस आपका 1,000 है, तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगा ना 17,000 का टीवी लिया और 1,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस। कितने में गिरा आपको टीवी? 18,000। सो उसी बेसिस पे हम लोगों ने कैरेज इनवर्ड क्या किया, इंक्लूड कर लिया, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। जो मेरे पास इस साल या फिर मंथ का कैलकुलेशन कर रहे हैं, सो मंथ के एंड में मेरे पास जो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बचा हुआ है वो माइनस करूँगा। रीज़न क्या है? क्योंकि वो मैं नेक्स्ट ईयर यूज़ करने वाला हूँ, मुझे टोटल कॉस्ट इस मंथ के बेसिस पे कैलकुलेट करना है ना, बराबर। उसके बाद डायरेक्ट लेबर, ये अलग से हेडिंग है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये अलग से हेडिंग है। इन तीनों का टोटल मतलब मेरा प्राइम कॉस्ट। सो प्राइम कॉस्ट को बाद में हम लोग ऐड करेंगे, प्राइम कॉस्ट को बाद में हम लोग ऐड करेंगे हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स में। फैक्ट्री ओवरहेड्स में देखो क्या क्या आ रहा है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स, पावर एंड फ्यूल, फैक्ट्री लाइटिंग एंड सुपरविजन, फैक्ट्री और वर्क्स मैनेजर सैलरी, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी या फिर वर्क मैनेजर सैलरी, आप कुछ भी बोल सकते हो उसको, फैक्ट्री वाटर सप्लाई, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री स्टेशनरी। ये सब क्या है? ये इनडायरेक्टली रिक्वायरमेंट तो है ना प्रोडक्शन के टाइम पे। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या हुआ, फैक्ट्री इंश्योरेंस नहीं निकाल के रखा, अगर फैक्ट्री में कभी आग लग गई, आजकल बहुत लग रही है, देख रहे हो आप लोग टीवी पे, सो लॉस तो है मुझे, बेटर वे मैं इंश्योरेंस निकाल लूँ। या फिर वाटर, फैक्ट्री वाटर सप्लाई, अरे पीने के लिए पानी ही नहीं रहेगा तो वर्कर्स काम करेंगे क्या? नहीं ना। सो वो पानी क्या मेरे प्रोडक्शन में काम आ रहा था? नहीं, मेरे प्रोडक्शन में कुछ नहीं काम आ रहा था, बट रिक्वायरमेंट है, क्यों? फैक्ट्री वर्कर्स को। सो वो हो गया मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो इसके लिए वो अलग से मैं फैक्ट्री ओवरहेड्स में लिख रहा हूँ, अपने प्राइम कॉस्ट में ऐड नहीं कर रहा हूँ। प्राइम कॉस्ट मतलब हमारा एक्चुअल एक्सपेंसेस
कि हाँ ये प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे इतने इतने कॉस्ट के एक्सपेंसेस होने वाले हैं। ये अदर देन एक्सपेंसेस है, ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस। उसके बाद ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस मतलब सबसे पहले आपको ये कन्फ्यूजन होता है, ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस नाम पढ़ते ही हाँ ऑफिस एक्सपेंस ऑफिस में लिख देंगे, नहीं ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस क्या होता है? सो ये ड्राइंग होता है बराबर, अकाउंट्स वाला ड्राइंग नहीं, कौन सा विड्रॉल करते हो वो वाला ड्राइंग नहीं। सो ये ड्राइंग हम लोग जो जाओ कभी एक फैक्ट्री में विज़िट करो, सो उस फैक्ट्री में जैसे ही आप लोग विज़िट करोगे वहाँ पे एक बोर्ड लगा होता है कि हाँ इस पार्ट में हमारे ये प्रोडक्शन हो रहा है, इस पार्ट में हमारे ये ऑफिस है, इस पार्ट में हमारा ये ऑफिस है, इस पार्ट में इतना प्रोडक्शन हो रहा है, इस पार्ट में हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, रहता है ना चार्ट। और उसी चार्ट को हम लोग बोलते हैं ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस। समझ में आया? सो ये किधर का रिक्वायरमेंट है? फैक्ट्री। सो फैक्ट्री का एक्सपेंसेस इसके लिए। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी मेरी ऑफिस में होती है क्या? नहीं ना, फैक्ट्री में। सो डेप्रिसिएशन उसका फैक्ट्री में ही जाएगा। कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड इक्विपमेंट, पहले ही बोला रिसर्च करते हैं हम लोग, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया मेरा। अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस और बाकी सारे छोटे छोटे रहेंगे वो। उसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, लेस सेल ऑफ स्क्रैप, मतलब भंगार। सो सेल ऑफ स्क्रैप मैंने क्या किया, माइनस किया। रीज़न क्या हुआ? क्योंकि वो इनकम था मेरे लिए, सो उतना एक्सपेंसेस मेरा कम हुआ ना। सो वो माइनस करने के बाद उसमें ऐड किया ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, जो लास्ट ईयर का मेरा वर्क इन प्रोग्रेस था वो ऐड किया, और लेस किया मेरा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। इस साल का जो क्लोजिंग में लास्ट में बचा हुआ है वर्क इन प्रोग्रेस है, वो नेक्स्ट ईयर में भेजूंगा ना, तो नेक्स्ट ईयर भेजूंगा, इसके लिए उसको माइनस किया। सो ये सब कैलकुलेशन करने के बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स का एक आंसर मिलेगा, और उस फैक्ट्री ओवरहेड्स में मैं क्या करूँगा, प्राइम कॉस्ट ऐड करूँगा, तब जाके मुझे वर्क कॉस्ट मिलेगा। फिर वर्क कॉस्ट में मैं क्या करूँगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऐड करूँगा। ऑफिस एक्सपेंसेस में क्या आता है, देखो, ऑफिस रेंट एंड रेट्स, ऑफिस लाइटिंग या फिर इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा वर्ड आया तो आपको ऑफिस में डालना है। उसके बाद ऑफिस स्टेशनरी, डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स ऑफ ऑफिस फर्नीचर, ऐसे ही वर्ड आएंगे। ऑफिस सैलरीज, मैनेजमेंट, सिर्फ सैलरी आया तो भी ऑफिस में ही आएगा, या फिर आप लोगों को एडजस्टमेंट रहेगा नीचे फुटनोट में। ओके, सो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, ऑफिस टेलीफोन एंड पोस्टेज चार्जेस। ऑफिस नहीं लिया तो भी मुझे समझ में जाना है कि टेलीफोन, पोस्टेज चार्जेस ये ऑफिस से ही होता है। लीगल चार्जेस, बैंक चार्जेस एंड कमीशन, ये सब बैंक का कैलकुलेशन वो सब ऑफिस वाले देखते हैं। फैक्ट्री में कोई करता है क्या बैंक का कैलकुलेशन? नहीं ना, फैक्ट्री में सब सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन करते हैं बराबर, या फिर टाइम पास। ऑडिट फीस, ऑफिस इंश्योरेंस, अदर ऑफिस एक्सपेंसेस, इन सबको मिला के मुझे मिला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर मैंने उसमें फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक ऐड किया, जो लास्ट में फिनिश गुड्स मेरे लास्ट ईयर के थे वो ऐड किए, माइनस किए फिनिश गुड्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के फिनिश गुड्स मतलब लास्ट में मेरे पास बचे पड़े हुए, हाँ ये बचा हुआ है सेल्स करने का या फिर सेल के लिए बाहर भेजने का, वो मैंने हाँ कितने थे वो गिन के वो माइनस किए। क्यों? क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर बेचने वाला हो, इस साल बेचने वाला हो नहीं। तो अब जाके मुझे मिला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड, या फिर आप लोग इसको बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर। उसके बाद हम लोगों को सेल एक्सपेंसेस ऐड करने हैं। यहाँ तक आप लोग क्या कैलकुलेट किया कि हाँ हम लोग इतने अमाउंट में प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। समझो 7 रुपीज़ में प्रोडक्ट बना है, 7 रुपीज़ में मैं सेल कर सकता हूँ, बट सेल करने के लिए भी मुझे खर्चा होता है ना, तो वो ऐड करना चाहिए, तब जाके मुझे टोटल कॉस्ट मिलेगा, और उसके बाद मैं उसके अंदर प्रॉफिट ऐड करूँगा, तब जाके मुझे सेल्स मिलेगा। सो देखो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सेल्समैन सैलरी, सेल्समैन कमीशन, शोरूम एक्सपेंसेस, शोरूम रेंट एंड रेट्स, एडवर्टाइजमेंट,
सेल्स ऑफिस रेंट एंड रेट्स, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, warehouse rent and rates, warehouse staff salary, depreciate and repairs of delivery vehicles, carriage outward, debt collection charges, other selling and distribution expenses। इन सबको ऐड करने के बाद और मेरा प्राइम कॉस्ट प्राइम कॉस्ट तो ऐड कर लिया मैंने, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऐड करने के बाद इसके साथ मेरा बनेगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ सेल। उसमें मैं क्या करूँगा, प्रॉफिट ऐड करूँगा या फिर लॉस हो रहा है तो माइनस करूँगा, डिपेंड अपॉन दिस। प्रॉफिट करना है तो ऐड करेंगे, लॉस करना है तो माइनस करेंगे और सेल्स इन प्राइस कैलकुलेट करेंगे। समझ में आया? थैंक यू फॉर द वॉचिंग।